नमस्कार, आप सभी का स्टडी पैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी, जिस पाठ्य पुस्तक का नाम है वीणा, उसका हम जो है उसकी प्रथम कविता जो है चिड़िया का गीत, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर चिड़िया जो है उसकी सोच हर वक्त जो है कह सकते हैं कि जैसे जैसे जीवन के अलग अलग पड़ाव से गुजरती है, वैसे वैसे उसकी सोच बदलती रहती है, वैसे वैसे उसकी दुनिया भी बदलती रहती है। तो आइए हम कविता का आनंद लेते हैं। चलिए, सभी विद्यार्थी जो है कविता को ध्यान से सुनेंगे और गाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। बहुत बड़ा है ये संसार। बहुत बड़ा है ये। हाँ, आप सभी लोगों ने जो है ध्यान से इसको सुना होगा, साथ में गाने की भी कोशिश की होगी। हम एक बार दोबारा इसको सुनेंगे, आप सभी साथ में गाने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए सुनते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। बहुत बड़ा है ये संसार। बहुत बड़ा है ये। हाँ, चलिए अब हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं। कविता का नाम है चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। देखो, जब भी जो है चिड़िया का बच्चा होता है वो अंडे के अंदर होता है, तब वो क्या अंडे जैसा उसका घर था। वो सोचती थी कि बस ये अंडे जैसा मेरा घर है और वो इतना सा ही है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, अर्थात वो यही समझती थी कि मेरा जो है संसार जो है, देखो हमारा संसार क्या होता है, हम जहाँ पर रहते हैं, आसपास के लोग होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, वही हमारा संसार होता है। उसी तरह ये चिड़िया भी जो है यही समझती थी कि छोटा सा ही संसार है, क्योंकि वो तो अंडे में रहती थी और अंडा तो जो है बहुत छोटा होता है। तो वो यही समझती थी कि संसार जो है वो बहुत ही छोटा है। फिर धीरे धीरे जैसे ही चिड़िया बड़ी हुई, फिर मेरा घर बना घोंसला। थोड़ी बड़ी हुई, जब अंडे से बाहर आई तो वो घोंसले के अंदर रहने लगी। सूखे तिनकों से तैयार, घोंसला किन चीजों से बनता है ये देख देख सकते हैं हम। सूखे तिनके जो होते हैं उनसे बना है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, यानी अब जो चिड़िया जो है अभी तो उड़ना सीखी नहीं है। तो जब वो उड़ना नहीं सीखी है तो वो सिर्फ घोंसले के अंदर रहती है।
तो वो यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार, मतलब संसार बहुत छोटा है। अब फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। अब देखो यहाँ पर जो है, अब चिड़िया जो है वो मतलब घोंसले से निकलकर कहाँ पर, शाखों, शाखा मतलब हम लोग समझते हैं कि ये जो डालियां होती है, पेड़ की टहनियां होती है ना, तो वहां पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत उड़ना जब सीखती है या चलना सीखती है, तो चिड़िया क्या करती है, घोंसले से बाहर आकर ये जो हरी भरी थी जो सुकुमार, सुकुमार का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो बहुत पतली पतली सी और मुलायम सी जो डालियां होती है ना, हरी भरी जो टहनियां होती है, वहां पर वो चलने लग गई। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और तब चिड़िया ये समझती थी कि संसार कितना है, बस ये शाखाओं जितना ही संसार है, यानी एक पेड़ जो है उतना ही संसार है, उससे बड़ा संसार है नहीं। अब अंत में देखते हैं, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। अब देखो, अब चिड़िया जो है अपने पंख फैलाकर उड़ने लगी है आसमान में। तब तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, और तभी उसको समझ में आया कि संसार जो है वो बहुत बड़ा है, हम पूरे संसार में उड़ सकते हैं नहीं। और जो कवि है कविता के, उनका नाम है निरंकार देव। उनका जो है हम लोग कह सकते हैं कि सेवक नाम से वो जाने जाते हैं। तो इस तरह से कविता को हमने समझा। अब आगे देखते हैं, बातचीत के लिए। एक, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। देखिए हम सब लोग जो है वो घरों में रहते हैं, है ना। अब पशु पक्षियों के लिए क्या घर की आवश्यकता होती है ना। अगर होती है तो क्यों होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, दोनों के हमें कारण बताने हैं। तो हम कहते हैं हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर जरूरी होता है। इसके क्या कारण है, सबसे पहला कारण है सुरक्षा के लिए। घर उन्हें बारिश, ठंड, धूप और शिकारियों से बचाता है। ठंड से क्या होता है, उनको सुरक्षा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। बारिश होती है, ठंड होती है, धूप होती है, या शिकारी जो होते हैं उनका शिकार करना चाहते हैं, उन सभी से उनको सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, बच्चों के लिए, वे अपने बच्चों को घर में ही जन्म देते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं। देखिए जो इंसान होते हैं, जो उनके बच्चे जो है ज्यादातर हॉस्पिटल में जन्म होते हैं, अस्पताल में उनका जन्म होता है। लेकिन पक्षियों के लिए ऐसी तो कोई सुविधा होती नहीं है पक्षियों के लिए। तो वो ज्यादातर जो है अपने बच्चों को अपने घोंसले में ही, यानी अपने घर में जन्म देते हैं और वहीं पर वो बड़ा होते हैं। तीसरा, आराम के लिए, जैसे हमें आराम करने के लिए घर चाहिए, वैसे ही उन्हें भी घर चाहिए। देखिए बहुत धूप रहती है दोपहर के समय, तो हमें भी आराम करने के लिए जब घर की आवश्यकता होती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पशु है, पक्षी है, उनको भी जो है आराम करने के लिए घर की आवश्यकता होती है। चौथा है भोजन रखने के लिए। कुछ जानवर अपना खाना घर में रखते हैं। देखिए जो वैसे पक्षियों देखे तो पक्षी बहुत कम खाना जो है वो खाना इकट्ठा नहीं करते, लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो अपना भोजन होता है वो कहाँ पर रखते हैं, अपने घर में उसको स्टोर करते हैं। जैसे एंट्स होती है, तो ये सारे क्या करते हैं, मधुमक्खियां होती है, ये सब अपना खाना स्टोर करके रखती है ताकि जरूरत के समय पर उस खाने को उपयोग में लाया जा सके और खाया जा सके। तो भोजन रखने के लिए भी घर की आवश्यकता होती है। दूसरा, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। देखिए हम सब जब परिवार में साथ रहते हैं, तो हमारे परिवार के सदस्य जो है, यानी हमारे फैमिली मेंबर्स जो है, वो कुछ ना कुछ काम के लिए घर से बाहर जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं, आपको ये जानना है और इसका उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं उसका सबसे पहला रीजन। मेरे परिवार के सदस्य घर से बाहर कई कारणों से जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उनके जाने के लिए। पहला देखते हैं, काम करने। पापा या मम्मी ऑफिस या दुकान पर काम करने जाते हैं। पापा या मम्मी जब ऑफिस जाते हैं या खुद का बिजनेस होता है तो दुकान वगैरह पर जाते हैं, तो इसीलिए वो काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। दूसरा, पढ़ाई करने। बच्चे स्कूल या कॉलेज पढ़ने जाते हैं। अगर आपके बड़े भैया और दीदी है तो कॉलेज वगैरह में वो पढ़ते हैं, तो पढ़ाई करने के हेतु से या पढ़ाई करने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं। तीसरा, सामान खरीदने। जब भी हमें घरेलू सामान की जरूरत होती है, तब हम सब्जी, दूध या और जरूरी चीजें लेने बाजार जाते हैं। हम में से कोई भी जो परिवार का सदस्य होता है, आप लोग भी बहुत बार अपने पापा या मम्मी के साथ सामान खरीदने के लिए बाजार गए होंगे। अब देखते हैं चौथा, डॉक्टर के पास। अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते
है। देखिए ये बहुत सही बात कही है, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तो घर से बाहर जाना पड़ता है। तो कोई जब बीमार होता है तो दवाई वगैरह लेने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पांचवा, मिलने जुलने, रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने जाते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है या जब भी कोई लीजर या फ्री टाइम रहता है तो हम हमारे रिश्तेदार दोस्तों के घर उनसे मिलने जरूर जाया करते हैं। तीसरा, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? देखिए बहुत बार ऐसा होता है, अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जिनसे हमें बहुत डर लग रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो बाहर जाए तो अच्छा है। और कोई सदस्य ऐसा है जो हमारे साथ पूरा दिन खेलता है, हमारे साथ पूरा समय बिताता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सदस्य घर से बाहर ना जाए, और अगर बाहर गए हैं तो जल्द से जल्द वापस आए। इसको लेकर हमें अपनी फीलिंग्स को यहाँ शेयर करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ा उदास लगता है, क्योंकि मैं उन्हें मिस करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वे जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। जब वे बाहर से वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं फिर से खुश हो जाता हूँ। हम सब साथ बैठकर बातें करते हैं और दिन कैसे बीता ये सुनते हैं। इसीलिए उनका वापस आना बहुत अच्छा लगता है। तो देखो कोई भी काम से अगर घर का कोई सदस्य बाहर जाता है, अगर हम जो है उनको बहुत अच्छे से लाइक करते हैं या वो हमारे बहुत प्रिय होते हैं तो हम उनको मिस करते हैं। आगे देखते हैं चौथा, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है, एक अगर हम सही से अगर अतिथि का अर्थ निकाले तो अतिथि यानी जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है। तिथि अर्थात क्या होता है कि जो तारीख नहीं है, दिनांक नहीं है, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है उसको अतिथि कहते हैं, तो वो मेहमान होते हैं, है ना? तो देखते हैं हम, आप कैसा लगता है आपको? चलो, जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में खुशी का माहौल होता है, हम मिलकर बातें करते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं और समय अच्छा बीतता है। जब भी कोई अतिथि हमारे घर आता है तो खुशी का माहौल होता है, कोई नई नई चीजें खाने को बनेगी। अगर नई नई चीजें बनेगी तो हमको भी वो सारी चीजें खाने को मिलेगी। इसीलिए जब घर पे अतिथि आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब हम किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम हमारे रिश्तेदारों के वहां जाते हैं, संबंधी मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव्स के वहां जाते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां नई जगह देखता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ। इससे अपनापन भी बढ़ता है। देखिए हम ज्यादा अगर एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे तो उससे अपनापन बढ़ता है। अब देखते हैं पांचवा, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। साझा का मतलब होता है शेयर करना। देखिए क्या, देखो पक्षियां जैसे हमने अभी कविता में देखा कि पहले जो था वो हम लोग कह सकते हो, चिड़िया का जो बच्चा था वो पहले अंडे को अपना संसार मानता था, फिर घोंसले को अपना संसार मान रहा था, फिर हरी भरी जो शाखाएं थी उनको अपना संसार, यानी धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था तो उसका संसार भी बड़ा हो रहा था। इसका मतलब है कि उसका संसार को देखने का नजरिया भी अलग हो रहा था। तो आपको भी क्या ऐसा लगता है कि आप भी धीरे धीरे बड़े होते हैं? पहले जब आप स्कूल में जब एडमिशन लिए तब आप छोटे से थे, उसके बाद थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, इस तरह से क्या आपको भी लगता है कि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं? अगर ऐसा है और संसार को देखने का आपका भी नजरिया बदल रहा है तो अपना अनुभव आपको बताना है। हाँ, मुझे लगता है कि हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। जैसे एक चिड़िया पहले अंडे से निकलती है फिर उड़ना सीखती है, वैसे ही हम भी पहले छोटे होते हैं, फिर चलना, बोलना, पढ़ना और नए नए काम सीखते हैं। आपका भी अगर घर पे छोटा भाई या बहन है तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखेगा और सारे नए नए काम वो सीखता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें भी दुनिया को समझने का मौका मिलता है, जैसे कौन अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। देखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी जो है हाइट भी बढ़ती जाती है, हमारा दिमाग भी जो है उसकी सोचने की क्षमता भी ज्यादा हो जाती है।
अब हम समझने लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा कौन है, हमारे लिए सही चीज क्या है, हमारे लिए गलत चीज क्या है। हम भी अपने अनुभव से सीखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है कि अनुभव जो है किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यानी आपको जो अनुभव सिखाता है वो और कोई सिखाता है नहीं। जैसे पक्षी अपने उड़ान के अनुभव से सीखते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ रुकना है। देखिए पक्षी भी जब शुरू-शुरू में जब उड़ना सीखते हैं तो वो भी देखते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ पर रुकना है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैठो तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो। तो ये सारी चीजें जो है पक्षियाँ भी धीरे-धीरे सीखते हैं। अब देखते हैं अनुभव, अनुभव क्या रहा है? मतलब उस बच्चे का अनुभव भी तो हमें जानना है। चलिए, जब मैं छोटा था तो मुझे अंधेरे से डर लगता था। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अंधेरे से डर लगता होगा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, कोई डर नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अंधेरा जो होता है, वो क्या होता है? रोशनी की कमी होती है, वहां पर लाइट नहीं होती है। वहां कोई डरने वाली चीज होती है नहीं। ये मैंने धीरे धीरे सीख लिया। जैसे पक्षी उड़ते उड़ते रास्ता सीखते हैं, वैसे ही मैं भी धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख रहा हूँ। अब देखते हैं आगे कविता की बात। एक, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर उसके 4 विकल्प दिए हैं। अब हमें ये भी बताया गया है कि जो सही विकल्प है उनको हम लोग टिक लगाएंगे, और हो सकता है कि एक से ज्यादा विकल्प यानी एक से अधिक विकल्प जो है हमारे, ये विकल्प का अर्थ होता है ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी जो है सही हो सकते है। क, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। देखो इन 4 वाक्यों में से घोंसले से कौन सा वाक्य जो है जुड़ा हुआ है, उनको हमें चिन्हित करना है, यानी टिक लगाएंगे। घोंसला पक्षियों का घर होता है। क्या घोंसला पक्षियों का घर होता है? हाँ बिल्कुल होता है, तो हम लगाएंगे टिक। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा, घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनकों की जरूरत पड़ती है। तीसरा, पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि पक्षियों का घोंसला अगर आपने देखा, कबूतर वगैरह के घोंसले जो है वो हमारे घरों में भी होते हैं, हमारे छत के ऊपर भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सभी पक्षियों के घोंसले जो है सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर हो। तो ये हो जाएगा गलत। अब ये देखते, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, कुछ पक्षियों के घोंसले हमारे घरों में भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा करेंगे। अब आगे देखते हैं ख। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? देखिए अंडे जैसा था आकार संसार के लिए किया गया है, आकाश के लिए क्या, मतलब जो है संसार अंडे जैसा है क्या, आकाश जैसा है क्या, घर जैसा है, या घोंसला जैसा है, तो वो देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले पोयम की जो लाइन है, क्योंकि इसका उत्तर इसी में छुपा है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, अर्थात यहाँ पर घर के साथ उसको जो है प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग घर पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। ग, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ क्या होता है? देखो इतना सा होता है बहुत छोटा सा, है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इतना सा का अर्थ होता है बहुत छोटा। क्योंकि पहले अंडा जो था वो इतना सा मतलब इतना छोटा था, उसके बाद घोंसला आया, घोंसला भी इतना सा था, तो इतना सा अर्थात बहुत छोटा। अब देखते हैं आगे। दो, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 4 पंक्तियां हमें दी है, और यहाँ पर 2 और दी है। इन चारों का मिलान हमें इन दोनों से करना है। तो चलिए देखते हैं। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस बस इतना सा ही है संसार। देखो घोंसला जो जब बताया गया है हमें कविता में, तो वो इतना सा ही था, तो उसको इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। दूसरा, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। देखिए जब वो आसमान में उड़ी है तो उसको तो हम इतना सा नहीं कह सकते। तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तब उसको समझ में आया कि हमारा संसार जो है वो बहुत ही बड़ा है। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। देखो अब ये कह रहे हैं कि फिर बाद में जब जो है वो
चिड़िया जो है वो शाखाओं पर चली गई है। तो शाखाओं पर चली गई, तब उसको क्या लगा कि बस ये शाखा है, इतना सा ही मेरा संसार है, तो उसको इसके साथ मिलान करेंगे। अब सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। अब सबसे पहले जो घर का था वो क्या था, अंडे जैसा आकार था। तब वो क्या समझती थी, बस इतना सा ही है संसार, तो इसको भी हम इसके साथ मिलान करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। एक, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। देखिए, जब वो अंडे में थी तब उसको छोटा लगा है, जब वो शाखाओं पर गई तब वो छोटा लगा है, और जब वो घोंसले में थी तब उसको जो है अपना संसार जो है वो छोटा लगा है। चिड़िया को यह संसार छोटा लगा इन 3 बार। कब कब, जब वह अंडे में थी यानी अंडे के अंदर थी, तब उसे लगा कि अंडे जितना ही है संसार। जब वह अंडे से बाहर आकर उसने घोंसला देखा, जब वो घोंसले में आई, अंडा तोड़कर जब बाहर आई, तब भी उसे लगा कि बस घोंसले जितना ही उसका संसार है। अंत में जब वह पेड़ की हरी भरी शाखों पर निकली, यानी जब डालियों यानी टहनियों के ऊपर जब बैठना सीख गई, तब उसे लगा कि हरी भरी शाखों जितना ही संसार है। अब देखते हैं दूसरा। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। देखिए, जब हम आसमान में उड़ेंगे तब हम बहुत सारी चीजें वहां देखेंगे, और उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्या चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि संसार बहुत बड़ा है। तो उसने क्या क्या देखा होगा कि उसको देखने के बाद उसको लगा कि संसार कोई छोटा नहीं है, इतना सा नहीं है, वो बहुत ही बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। जब चिड़िया खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। कौन कौन सी है, जैसे बड़े बड़े पेड़, दूर दूर तक फैले हुए खेत, पहाड़ और नदियां, ये सारी चीजें उसने देखी होगी। तब उसको पता लगा कि संसार जो है वो तो बहुत बड़ा है। सबको देखकर उसे लगा होगा कि संसार बहुत बड़ा है। तीसरा, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट कलरव सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप गांव में रह रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, और बहुत सारे पेड़ होंगे तो बहुत सारे पशु पक्षी भी होंगे। जब पक्षी बहुत सारे होंगे तो सुबह के समय और शाम के समय बहुत सारी चहचहाहट, चहचहाहट का अर्थ होता है कलरव यानी उनकी आवाज, जिसको हम लोग इंग्लिश में चिरपिंग कहते हैं, है ना। तो सुबह शाम ही क्यों सुनाई देती है, दोपहर के समय या बाकी किसी समय या मध्य रात्रि को क्यों नहीं सुनाई देती? पक्षी सुबह और शाम के समय ज्यादा चहचहाते हैं। क्यों चहचहाते हैं? क्योंकि दिन की शुरुआत और अंत होता है। सुबह जब दिन शुरू होता है तो पक्षी अपने साथियों को बुलाते हैं, दूसरे पक्षियों को बताते हैं कि ये उनका इलाका है, वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं। और जो बाकी लोग, बाकी पक्षी रहते हैं, उनको बताते हैं कि ये उनका इलाका है। शाम को जब दिन खत्म होता है तो वे अपने समूह को इकट्ठा करते हैं या आराम करने की जगह ढूंढते हैं। देखिए, शाम को जब उनका भी जो है परिवार रहता है, यानी जो पेड़ पर जो पेड़ पर पक्षियां पक्षियां रहते हैं, तो उन पक्षियों का भी परिवार रहता है, और वो देखते हैं कि क्या उनके सभी मेंबर्स आ चुके हैं कि नहीं, उनका पूरा समूह इकट्ठा हो गया है कि नहीं। और अगर इकट्ठा हो गया है तो अगर ये जगह हमारे लिए उचित नहीं है आराम करने के लिए, तो वो उस जगह को भी ढूंढते हैं। दूसरा, शांति का समय। सुबह और शाम का समय शांत होता है, कम शोर होता है, इसीलिए पक्षियों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। दूसरा, देखिए, सुबह का समय जो है, इतने अगर शहर वगैरह में रह रहे हैं, आपके आसपास कोई गार्डन है, बगीचा है, तो आप देखेंगे कि वहां व्हीकल जो है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यातायात के साधन की जो कहते हैं उतनी आवाजाही नहीं होती है। तो वहां पर क्या होता है, शांत माहौल होता है, तो हमें पक्षियों की आवाज अच्छे से सुनाई देती है। इस तरह से हमें जो है ये लिखना है। तीसरा, बातचीत और साथी को बुलाना। पक्षी अपनी आवाज से आपस में बात करते हैं या किसी साथी को बुलाते हैं। ये काम वे सुबह और शाम ज्यादा करते हैं। देखिए, जब भी पक्षी होते हैं वो बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, और जब वे अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और यह काम वो सुबह और शाम में ज्यादा करते हैं। अब समझ और अनुभव। एक, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है, और क्यों? देखिए, अब यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर किया गया है ना। कैसे कंपेयर किया है? एक तो शिशु चिड़िया, यानी जो चिड़िया का बच्चा होता है उसकी बात कर रहे हैं। जब वो घोंसले से बाहर आती है
तो वो देखती है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आप भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है? अगर होता है तो क्यों होता है आपको बताना है। हाँ, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। यह इसीलिए होता है क्योंकि वह नया और अनजान होता है और उसे हर चीज में थोड़ी सी घबराहट या हैरानी महसूस होती है। देखिए, हम भी कभी अनजान जगह पर निकलते हैं, यानी घोंसले से बाहर जब निकलती है शिशु चिड़िया, निकलता है तो उसको भी तो ऐसा फील होता है। क्या फील होता है? वो अनजान होता है, उसको सब नया नया लगता है और हर चीज करने में या वहां पर जाने में, उसके पास जाने में उसको थोड़ी सी घबराहट होती है और थोड़ा बहुत हैरान भी होता है। अब देखते हैं आपको क्या लगता है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, खासकर जब मैं किसी नई जगह पर जाता हूँ। देखिए, हम किसी अनजान जगह पर जब चले जाते हैं तो हमें भी इन सारी चीजों का अनुभव होता है, तो हमें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। अब देखते हैं दूसरा, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। देखिए, जैसे शिशु पक्षी बड़ा हो रहा है वैसे आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में कई परिवर्तन आए हैं। बिल्कुल, हमें परिवर्तन का मतलब चेंजेस आए हैं। जब छोटे थे तब की बात अलग थी, अब पहले वाले आप और अब वाले आप में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। अब देखिए, ये जो है शारीरिक परिवर्तन क्या आया आप में, खान पान में क्या परिवर्तन आया है, इन सारी चीजों को लेकर क्या क्या परिवर्तन आए हैं हमारे अंदर, वो हमें लिखने हैं। इनके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है तो उसे भी कक्षा में साझा कीजिए। साझा करना मतलब शेयर करना होता है। एक शिशु पक्षी की तरह मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि आप अभी जो है चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे, पहले बाल वाटिका में थे, फिर कक्षा एक में, कक्षा दो में, कक्षा तीसरी में, अब आप कक्षा चौथी में आए हैं। समय के साथ आप मेरे अंदर कई परिवर्तन आए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग समय के साथ सब में परिवर्तन आते हैं। अब देखते हैं आगे, शारीरिक परिवर्तन क्या क्या आया है। अब मेरी ऊंचाई पहले से ज्यादा हो गई है। आप जब कक्षा एक में थे तब से लेकर अब कक्षा चौथी में है तो आपकी ऊंचाई जो है पहले से अधिक हो गई है। मेरी आवाज भी थोड़ी बदल गई है। अब आवाज जो है वो भी क्या हो गई है, थोड़ी बदल चुकी है। पहले जो है आपकी आवाज अलग थी, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे आपकी आवाज जो है, लड़के की आवाज अलग से बदलती है, लड़कियों की आवाज अलग से बदलती है। दूसरा, रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में मतलब क्या? रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, होता है कि हमें किस चीज में इंटरेस्ट है। पहले जब आप छोटे थे तब आपका इंटरेस्ट किसी अलग चीजों में होता है। अब आप बड़े हुए हैं तो आपका इंटरेस्ट किसी और चीजों में होगा। और अब आप जब बड़ी क्लासों में चले जाओगे, 8वीं या 10वीं क्लास में चले जाओगे, तब भी जो है आपका इंटरेस्ट का एरिया है वो बदल जाएगा। पहले मुझे सिर्फ खिलौने पसंद थे। जब आप छोटे थे तो सीधी सी बात है आपको खिलौने पसंद होंगे। अब मुझे पढ़ना, चित्र बनाना और नई चीजें जानना अच्छा लगता है। अब मुझे क्या अच्छा लगता है? पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चित्र बनाना अच्छा लगता है और नई नई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, समझ में परिवर्तन। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी समझ जो है बहुत छोटी होती है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी समझ का भी विकास होता है और वो चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। अब मैं चीजों को जल्दी समझ लेता हूँ और सवालों के जवाब सोच समझ कर देता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है तो किसी को भी कुछ भी आड़ा टेढ़ा जवाब दे देता है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो तो आपको जो है जवाब सोच समझ के देना पड़ता है। चौथा, खान पान में परिवर्तन। पहले मैं सिर्फ चॉकलेट और फास्ट फूड खाना चाहता था। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पिज्जा, बर्गर ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप जैसे धीरे धीरे बड़े हो जाते हो, आपको पता है चॉकलेट जो है हमारे दांतों को नुकसान करती है। फास्ट फूड वगैरह जो है, जंक फूड जो है, उससे मोटापा और बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे शरीर में घर कर जाती है, तो उनसे दूर रहना चाहिए। अब मुझे सब्जियां, फल और घर का खाना अच्छा लगता है। कोशिश करें कि घर का खाना हो सके उतना ज्यादा खाए, क्योंकि वो खाना भले ही स्वादिष्ट हो ना हो लेकिन पौष्टिक जरूर होता है। अब देखते हैं पांचवा, चित्रकारी।
अब मैं सुंदर चित्र बना लेता हूँ और रंगों का सही चुनाव कर पाता हूँ। जब आप छोटे होंगे तब आपको कोई भी चित्र दिया, जैसे पैरट का या तोते का चित्र आपको दे दिया, तो कुछ बच्चे जो है वो ब्लू कलर का तोता कर देंगे, कुछ अलग कलर का करेंगे। लेकिन जब बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा तोता जो है वो तो हरे रंग का होता है, तो हमें उसमें जो है हरा रंग ही करना चाहिए, यानी रंगों का आप सही चुनाव कर पाते हैं। अब देखते हैं खेल। अब मैं बाहर के खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन में भी भाग लेने लगा हूँ। देखिए पहले जो है बच्चा घर में ही रहता होगा, अपने आसपास जो चीजें दिखता है उसके साथ खेलता होगा, तो क्या है कि वो बाहर के खेलों से परिचित होगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है, धीरे धीरे वो जो है बड़ा होता है तो घर के बाहर निकलता है, गलियों में जाता है, लोगों को मैदान में खेलते हुए देखता है, तो वहां पर फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों में भी बच्चा भाग लेने लगता है। अब देखते हैं सातवां, गीत संगीत। अब मुझे अच्छे गीत सुनना और कभी कभी गाना भी अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को क्या होता है, एक्शन सॉन्ग, राइम्स, ये सब गाना अच्छा लगता है। अब आपको गीत सुनना भी अच्छा लगता होगा और कभी कभी आप गाना गाते भी होंगे। आठवां, पढ़ना लिखना सबसे जरूरी है। अब मैं कहानियां पढ़ लेता हूँ और अपने विचारों को अच्छे से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कहानियों को पढ़ लेता हूँ और अपने विचारों को भी लिख सकता हूँ कि मैंने क्या समझा क्या नहीं समझा कहानी से। अब देखते हैं नौवां, नृत्य और अभिनय। अब मुझे स्टेज पर नृत्य और अभिनय करने में मजा आता है। पहले मैं शर्माता था, धीरे धीरे क्या होता है, हम हमारे अंदर से जो स्टेज फियर होता है वो चला जाता है और हम जो है सबके सामने अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 10वां, अन्य परिवर्तन। और क्या क्या परिवर्तन आए, अब मैं अपने कपड़े खुद पहनता हूँ, समय का ध्यान रखता हूँ और दूसरों की मदद करना भी सीख गया हूँ। देखिए अब आप बड़े हो गए हो तो सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, अपने कपड़े खुद ढूंढ के पहन लेने हैं, अपने जो मोजे है उसको भी पहन लेना है, अपने जूतों को पॉलिश कर लेना है, और इन सब चीजों के लिए समय का भी ध्यान रखते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? यानी ये सारी चीजें हैं, जब आपने इसमें से सभी चीजों को, जब हमने पहली बार इसका अनुभव किया होगा तो हमें कैसा लगा होगा। तो हम देखते हैं कि रेलगाड़ी में जब हम पहली बार बैठे तो हमें कैसा अनुभव हुआ, मॉल में जब हम लोग पहली बार गए थे तब हमें कैसा अनुभव हुआ। ये सारी चीजों के लिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेलगाड़ी। जब मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखी तो बहुत खुश हो गया। वह बहुत लंबी थी और सीटी की आवाज बहुत तेज थी। मुझे उसमें बैठकर सफर करना बहुत मजेदार लगा। देखो आप सभी ने भी रेलगाड़ी में सफर जरूर किया होगा, है ना। और दूसरी बात, रेलगाड़ी जो होती है वो बहुत लंबी होती है और उसकी सीटी की जो आवाज होती है वो बहुत तेज होती है। उसकी सीटी की आवाज बहुत तेज होती है, उसके पीछे कुछ कारण भी है, क्योंकि रेलगाड़ी इतनी लंबी होती है, उसकी सीटी की आवाज से अंत तक, यानी जो लास्ट में बोगी है वहां तक उसकी सीटी की आवाज पहुंचे, इसीलिए उसकी आवाज बहुत तेज होती है। दूसरा, रेलगाड़ी में आप सोकर आराम से अच्छे से सफर कर सकते हैं। दूसरा, मॉल। मैंने जब पहली बार मॉल देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां ढेर सारी दुकानें, खिलौने और खाने की चीजें थी। मुझे बहुत मजा आया। यानी जब भी आप भी मॉल गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर कि बहुत सारी दुकानें, कुछ दुकानें खिलौने खिलौने की है, कुछ खाने की चीजों की है, कुछ क्रॉकरी की है, कुछ आप किराना की चीजें भी वहां से ले सकते हो, आप वहां से कपड़े भी खरीद सकते हो, वहां से जूते भी। यानी एक ही बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है, उसे मॉल कहते हैं। और दूसरी बात, कुछ कुछ मॉल के अंदर तो थिएटर भी होता है, यानी आप वहां पर मूवी भी देख सकते हैं। तीसरा, पहाड़। पहाड़ बहुत ऊंचा और हरा भरा था। वहां की ठंडी हवा और सुंदर नजारे मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए जब आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे ना, तो अगर बारिश के मौसम में या बारिश के बाद वाले मौसम में आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें हरी भरी दिखेगी और वहां पर जो है ठंडी हवाएं चलती है। और पहाड़ के ऊपर से जब हम उसके नीचे यानी उसके आसपास की चीजें देखते हैं तो वो नजारे बहुत ही अच्छे होते हैं।
अब देखते हैं चौथा, जलयान यानी जहाज। जब मैंने पानी में चलने वाला बड़ा जहाज देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया। वह बहुत बड़ा था, उसमें घूमना बहुत मजेदार था। यानी देखो, आप में से हो सकता है बहुत से बच्चे जहाज में न गए हो, जिसको हम लोग जलयान कहते हैं, यानी पानी में चलने वाला यान होता है तो उसे कहते हैं जलयान। तो देखिए, जब वो पानी में जो जिसको हम लोग छिप कहते हैं वो इतना बड़ा होता है, और उसके ऊपर जो है घूमना और मजे लेना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पूरा शहर, जब वो समंदर के बीचों बीच जाता है तब हमें पता लगता है कि हमारे आसपास पूरा पानी ही पानी है, कहीं पर भी जमीन हमें दिख नहीं रही है। तो वो अपना अलग ही रोमांच होता है। पांचवा, चौड़ी सड़कें। चार या छह वीथियों वाली सड़कें बहुत बड़ी और साफ सुथरी लगी। देखिए, आपने 4 लेन और 6 लेन नाम सुना होगा। वीथियों का मतलब है 4 वीथियों मतलब 4 लेन, 6 वीथियों मतलब 6 लेन वाली जो सड़कें होती है। 6 लेन मतलब यहाँ पर तीन इधर चलती रहती है, फिर बीच में डिवाइडर रहता है, और तीन सड़कें यहाँ पर रहती है। ऐसे कुल मिला के 6 वीथी बनती है। और वो सड़कें बहुत बड़ी होती है, बहुत साफ सुथरी होती है। वहां पर एक साथ बहुत सारी गाड़ियां चल सकती है, और वह देखकर हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि ऐसे जो हाईवेज होते हैं वहां पर गाड़ियों को जो है हम लोग ब्रेक भी नहीं लगा सकते। जैसे कि एक्सप्रेसवे है, अहमदाबाद बड़ौदा वाला एक्सप्रेसवे है, वहां पर आपको मतलब कहा जाता है कि कुछ स्पीड से कम स्पीड पर भी आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, यानी 80-90 की स्पीड पर ही आपको गाड़ी चलानी है। और बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होती है तभी आप गाड़ी वहां पर रोक पाते हैं। 6, रेगिस्तान या मरुस्थल। रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत थी। वहां ऊंट भी थे, धूप तेज थी, लेकिन मुझे वहां का नजारा बहुत अच्छा लगा। देखिए, रेगिस्तान जो होता है ना, वहां का नजारा वाकई में बहुत अच्छा होता है ना। और वहां पर जो है घूमने के लिए जो है, देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं रेगिस्तान में तो सिर्फ रेत है। नहीं, वहां ऊंट भी हमें अच्छे से देखने को मिलते हैं। दूसरा, वहां के लोगों के जो घर होते हैं वो अपने आप में अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वहां के नज़ारे जो होते हैं वो देखने में भी अलग होते हैं। अब देखते हैं मेट्रो ट्रेन। बड़े बड़े जो मेट्रो शहर होते हैं वहां पर मेट्रो ट्रेन हमें दिखती है, जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। ये सारी जगहों पर हमें मेट्रो ट्रेन देखने को मिलती है। मेट्रो ट्रेन बहुत तेज चलती है और साफ भी होती है। पहली बार जब मैं उसमें बैठा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी वीडियो गेम में हूँ। आप लोगों ने वीडियो गेम देखा होगा, तो वीडियो गेम के अंदर आप देख, वो सारी ट्रेन वगैरह चलती रहती है, वैसा ही अनुभव और वैसा ही रोमांच हमें मेट्रो में बैठने के बाद होता है। मेट्रो बड़े बड़े शहरों में इसीलिए उपयोग में लाई जाती है ताकि आप जो है अपने काम या ऑफिस पर समय से पहुंच पाए, और वो जो है ट्रैफिक में फंसती है नहीं, यानी आप बहुत जल्द जो है अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। आठवां, समुद्र। जब मैंने समुद्र को पहली बार देखा तो मुझे बहुत बड़ा और गहरा लगा। बिल्कुल सही कहा है, समुद्र जो है जिसपे इतना बड़ा जलयान चलता है वो बहुत ही गहरा होता है। उसकी लहरें आकार किनारे तक टकराती है, उसकी लहरें आकर किनारे पर टकराती है, यह देखकर अच्छा लगता है। उसकी जो लहरें होती है वो किनारे पर आकर टकराती है। गुजरात में भी आप देखें तो तटवर्ती इलाका बहुत ज्यादा है, वहां पर सोमनाथ है, द्वारिका है, भावनगर है। इधर की साइड अगर हम लोग देखते हैं तो सूरत है, फिर भरूच है, मुंबई आ जाता है, कर्नाटक का कोस्टल एरिया आ जाता है, तो वहां पर सभी जगह समुद्र सटा हुआ है। अब देखते हैं आठवां, वायुयान। वायुयान यानी एरोप्लेन या एयरप्लेन। वायुयान को पहली बार देखना बहुत मजेदार हो सकता है। आपको बहुत ऊंचाई से सब कुछ छोटा छोटा दिखाई दिया होगा। उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठना बहुत रोमांचक होता है। देखो, वायुयान जो होता है ना, उस पे जब हम लोग जब उसके मतलब गेट से जब एंट्री लेते हैं, है ना, उसकी सीढ़ियां अलग तरीके से होती है। तो उस पर जो बैठने का जो मजा है, वायुयान में बैठने का मजा है, वो अपने आप में अलग ही रोमांच पैदा करता है। और दूसरा, जब आप ऊंचाई पर उड़ते हैं उस समय टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान पेट में जो है अलग से गुड़गुड़ी होती है, उसका भी आनंद अलग होता है ना। तो ये सारी चीजें जो है वायुयान में जब हम बैठते हैं तो हवाई
जहाज में जब बैठने के बाद ऊंचाई पर जाकर हमें आसपास की जो छोटी छोटी चीजें दिखती है, हालांकि वो चीजें जो है बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि वो हमें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें दिखती है। अब देखते हैं जंगल। जंगल में पहली बार जाना बहुत दिलचस्प हो सकता है। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। यहाँ थोड़ा डरावना भी हो सकता है क्योंकि वहाँ बहुत शांति होती है और हम नहीं जानते कि कौन सा जानवर कहाँ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जंगल जो है वो बहुत दिलचस्प होता है। गुजरात में जैसे देखिए तो गिर फॉरेस्ट है ना। एशियाटिक लायन का जो है, हम लोग कह सकते हैं कि पूरे एशिया में जो लायन है वो एक ही जगह पाए जाते हैं, वो गिर के जंगल में पाए जाते हैं। और वो बहुत डरावना होता है। रात्रि के समय आप जंगल के अंदर से निकल रहे हैं तो सच में वो बहुत ही जो है भयावह होता है, डरावना होता है, क्योंकि कौन सा जानवर कहाँ से आ जाएगा वो पता लग सकता है नहीं। 11वां, खेत। खेत को पहली बार देखकर आपको बहुत हरियाली और खुला मैदान दिख सकता है। खेत में काम करने वाले लोग, फसलें और बहुत सारे पौधे देखकर मुझे अच्छा लगा। हाँ, देखो, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो छुट्टियों में अपने गांव जा रहे होंगे, जिनके अपने खुद के खेत होंगे। तो खेतों में क्या होता है, हरियाली और खुला मैदान हो सकता है। अगर गर्मियों की सीजन है तो खुला मैदान दिखेगा, और बारिश का मौसम है या सर्दियों का मौसम है तो आपको हरियाली वहां दिख सकती है। खेत में काम करने वाले लोग, फसलें और बहुत सारे पौधे देखकर हमें सच में अच्छा लगता है। खेत में पसीना बहाना जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। हर कोई खेत में काम नहीं कर सकता है। किसान जितना पसीना बहाता है उसका उसको जो है उतना रिटर्न भी नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी वो जो है अपने खेतों को अच्छे से जोतता है और अच्छे से फसल उगाता है। 12वां, नदी। नदी को पहली बार देखकर उसका बहता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, नदी जो होती है ना, वो बहती रहती है, वो कहीं पर रुकती नहीं है। तो उसका जो पानी बहता है वो सच में अच्छा लगता है। दूसरी बात, अगर आप नदी के किनारे बैठे हुए तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, अलग ही पानी की आवाजें आती रहती है, तो वो अपने आप में एक मजेदार और दिलचस्प अनुभव है। अब देखते हैं चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई है। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ एक पंक्ति दी है, हमें कविता से और एक पंक्ति लेकर यहाँ पर लगानी है। तो चलिए देखते हैं। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। देखिए, जब ये आसमान में उड़ती है, ठीक है ना, तब उसको पता लगता है कि संसार जो है वो तो बहुत ही बड़ा है ना। अब यहाँ पर जब ये चित्र देखते हैं, इस चित्र को देखकर हमें यहाँ पर जो पंक्ति उससे रिलेटेड है वो लिखनी है। तो इसके संबंध में पहली वाली पंक्ति, सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, अब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब देखिए, ये यही समझ रही है कि बस हमारा जो संसार है वो अंडे जितना ही है, बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है। अब देखिए, हम इस जो पंक्ति यहाँ पर दी है उससे आगे वाली पंक्ति की लिखने की कोशिश करते हैं। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ये पंक्ति है, ये तो हमें दी गई है। अब हम इसके आगे की पंक्ति सोचते हैं। देखिए, ये इसके आगे की पंक्ति आ गई है, क्योंकि जब ये हवा से मतलब ये जो है आसमान में उड़ने लग गई, तब नीचे उसको क्या दिख रहा है, नदी पहाड़ खेत और वन, दिखे मुझे नभ के आंगन, नई नई थी सारी बातें अनजानी सी सब सौगातें। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है, ये चिड़िया कहती है कि मैंने नदी देखा, पहाड़ देखा, खेत देखे, वन देखे, और नभ, नभ भी देखा, यानी नभ मतलब आसमान भी देखा। मैंने नई नई सारी बातें जो अनजानी थी, ये सब सौगातें मतलब ये सारी भेंट जो है अनजानी है मेरे लिए, बिल्कुल ही नई है, वो सारी चीजें मैंने देखी है। और आगे की एक पंक्ति हम लिखते हैं, लेकिन फिर भी लौट आई अपने छोटे से घर द्वार, मतलब इतना सारा घूमने के बाद भी वो अपने घर पर वापस लौट आई है। माँ की ममता घर का प्यार सबसे प्यारा यह संसार, यानी माँ की ममता, माँ के पास रहना और घर में सबके साथ प्यार से रहना, ये जो है सबसे प्यारा यही संसार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों, ये तो मैंने क्या यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपको पंक्ति यहाँ खत्म हो रही है, हमने उसके आगे वाली दो पंक्तियां लिखी हुई है। अब देखते हैं आगे, अनुमान और कल्पना। एक, कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार,
चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? देखिए ये अंतिम पंक्ति है हमारी। वो इतनी आसमान में क्यों उड़ी होगी और बहुत दूर तक क्यों गई होगी? चलिए देखते हैं उत्तर। चिड़िया ने इतनी दूर तक उड़ान इसलिए भरी होगी क्योंकि वह नई जगहों को देखना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि आसमान के उस पार क्या है। हम में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे, जब नई नई साइकिल चलाना सीखेंगे ना, तो आगे वाली गली में जाएंगे, पीछे वाली गली में जाएंगे, हाईवे तक जाके आएंगे, देखेंगे कि वहां कैसा है, कितना दूर पड़ता है। तो चिड़िया को भी नई नई चीजें देखने का, जानने की इच्छा हो रही थी। इसीलिए वो चाहती थी कि आसमान जो दिख रहा है उसके उधर वाली साइड क्या है। चिड़िया का मन बड़ा खुश था, इसीलिए वह उड़ती ही चली गई, दूर दूर तक बिना रुके। देखो हम भी जब भी आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, तो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा। पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना? देखो पक्षी जो है वो बहुत दूर तक उड़ते हैं आसमान में, है ना? और जब वो आसमान में बहुत दूर तक उड़ के जाते हैं तो बहुत लंबी दूरी भी तय करते हैं। लंबी दूरी तो तय करते ही है, वो हजारों पेड़ों को भी क्रॉस करते हैं, और बहुत सारे उन पेड़ों पर बहुत सारे घोंसले भी होते हैं। तो इन सब घोंसले और इतने सारे पेड़ों के बीच में इतनी दूरी तय करने के बाद क्या वो अपना घोंसला जो है वापस ढूंढ ढूंढ लेते होंगे? बिल्कुल ढूंढ लेते होंगे। हम भी चाहे कितना भी साइकिल लेके घूम ले, लेकिन हम हमारे घर को वापस ढूंढ ही लेते हैं। उसी तरह पक्षी भी जो है अपने घरों को ढूंढ लेते हैं। पक्षियों को अपना घोंसला अच्छी तरह से याद होता है। वे घोंसला बनाने की जगह को ध्यान से चुनते हैं और आसपास की चीजों को पहचानते हैं, जैसे कोई खास पेड़, टेढ़ी डाली या कोई झाड़ी। देखिए पक्षी जब भी ऐसे ही कहीं पर घोंसला नहीं बना देते, वो उसके आसपास की सारी चीजों को अच्छे से जानते हैं, उस जगह को बड़े ध्यान से चुनते हैं। क्या वहां जो है सुरक्षा तो सही है ना? क्योंकि उनके बच्चे वहां पर रहेंगे, अगर कोई जानवर या कोई प्राणी आकर उनके बच्चों को खा जाए, उनके अंडों को खा जाए, तो ये चीज सही नहीं होगी। तो वो बड़ी ध्यान से वो जगह चुनते हैं, है ना? जैसे कोई खास पेड़ उसके आसपास है, कोई कुछ डालियां है, कोई झाड़ी है, ये सब चीजें वो देखकर चुनते हैं। पक्षियों की आंखें बहुत तेज होती है। वे डरते हुए दूर से ही अपने घोंसले को पहचान लेते हैं। अब देखो वे उड़ते हुए दूर से ही, अब देखो पक्षी जो है ना उसकी आंखें बहुत तेज होती है, वे उड़ते हुए दूर से ही अपने घोंसले को पहचान लेते हैं, है ना? इस तरह वे हजारों घोंसलों के बीच भी अपना घोंसला ढूंढ लेते हैं। अब देखते हैं तीसरा। पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बातें कैसे पता चली होगी? देखिए इंसान को तो पता है कि संसार बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव थे, जो लोग जंगल में रहते थे, उनको कैसे पता लगा होगा? क्योंकि पक्षी जो है वो तो आसमान में उड़ सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, और जान सकते हैं कि संसार इतना बड़ा है। तो हम तो उड़ नहीं सकते, फिर हमने कैसे जाना होगा? हमारे पूर्वजों को यह बात धीरे धीरे पता चली। जब वे जंगल में खाना ढूंढने जाते थे तो उन्हें नई नई जगह दिखती थी। देखिए जब पुराने आदि मानव थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको एक ही दिन में थोड़ी पता लग गया था कि संसार इतना बड़ा है। उनको तो बहुत धीरे धीरे पता लगा। क्यों? क्योंकि खाना ढूंढने के लिए वो जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और नई नई जगह देखते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम आगे चलते जाए तो और भी जगह मिलती रहेंगी। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतनी नई जगह आपको मिलती जाएगी। इस तरह उन्हें समझ आया कि यह दुनिया बहुत बड़ी है। अब देखते हैं चौथा। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। देखिए हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमें कुछ सूचनाएं देते हैं। निर्देश का अर्थात अर्थ होता है कि कुछ डायरेक्शंस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसे निर्देश कहते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? देखो उसी तरह से जैसे हमें कोई हमारे बड़े निर्देश देते हैं, तो जब शिशु पक्षी जो होता है, शिशु चिड़िया जो होती है, जब उड़ना सीखती है तो उसके माता पिता भी क्या उनको ऐसा कुछ सूचना वगैरह या निर्देश देते हैं? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या हो सकते हैं? बिल्कुल वो भी देते होंगे अपने बच्चों को। हाँ, संभव है कि पक्षियों के माता पिता भी अपने बच्चों को उड़ने से पहले कुछ संकेतों या व्यवहारों के माध्यम से निर्देश देते हो। वे निर्देश इस प्रकार हो सकते हैं, देखो क्या क्या निर्देश देते हैं वो।
ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करना, नीचे उड़ना है नहीं, नीचे उड़ोगे तो जो कुत्ते बिल्ली वगैरह जो नीचे घूमते रहते हैं आप उनका शिकार बन सकते हैं। शिकारियों से सावधान रहना है, जब भी आपको कोई पास में आहट सुनाई देती है तो हमें तुरंत ही आसमान में उड़ जाना है। तीसरा, भोजन कहाँ और कैसे खोजना, ये भी उनको बताते होंगे कि हर किसी जगह खाना नहीं खोजना है, कहीं कहीं जो खास जगह होती है आपको वहां पर जाना है और वहीं से खाना खोजना है। चौथा, सुरक्षित स्थान पर उतरना, कहीं भी नहीं बैठ सकते हम बिल्कुल भी, खास करके रास्ते जमीन वहां पर बैठना जो है वो सेफ नहीं होता है। किसी बड़ी तार या बड़ी हाइट वाली टहनी पर बैठना सेफ रहता है, तो कहाँ उतरना है वो भी ध्यान रखना होता है। पांचवा, झुंड के साथ रहना, अकेले इधर उधर भागना नहीं है, हमें झुंड के साथ भागना है। अब देखते हैं आगे, कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। देखिए ये बच्चे, आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ इस चीज का अनुभव कीजिए कि आप सभी जो है आसमान में जो है उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। देखो, सब अपनी अपनी सोच, जिसको खाने का पसंद है वो देखेगा कि नीचे शादी हो रही है, वहां पर भोज चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। किसी को क्रिकेट में दिलचस्पी होगी तो वो जब आसमान में उड़ेगा तो देखेगा कि नीचे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर किसी को जो है वो पानी पानी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो देख सकता है कि मैं तो समुद्र के बीच में उड़ रहा हूँ और वहां जलयान वगैरह जा रहा है। इस तरह के अनुभव हम लोग करेंगे। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को इसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। देखो, आंखों देखा हाल मतलब क्या होता है, कमेंट्री जिसको बोलते हैं। आपने अभी देखो आईपीएल वगैरह चल रहा है तो आपने क्रिकेट की कमेंट्री देखी ही होगी, तो आपको उसी तरह से सुनाना है यहाँ पर कि जैसे आपको कोई जो है यथा कह सकते हैं कि आंखों देखा हाल सुनाया जाना है, तो मतलब आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको सुनाना है और कमेंट्री के जैसे उसको सुनाना है। कैसे? यथा, मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं, ठंडी हवा अच्छी लग रही है, अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है, यह एक सफेद चादर की तरह लग रही है, मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ आदि। ये सारी चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक हमको बताया गया है कि क्या क्या चीजें, एक कमेंट्री दी गई है, तो आपको इसी तरह से कमेंट्री देनी है। उड़ान की परिस्थितियां, जैसे पहाड़, समुद्र, उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय। देखो ये बहुत सारी चीजें थी है। आप इनमें से किसी भी चीज के ऊपर बोल सकते हैं। मैं पहाड़ के ऊपर से जा रहा था, समुद्र के ऊपर से या उसके किनारे से, जंगल से जा रहा था, रेगिस्तान में आप अगर उड़ रहे हैं, मैदानी इलाके में उड़ रहे हैं, अगर किसी गांव के ऊपर से जा रहे हैं, किसी नगर या शहर के ऊपर से जा रहे हैं, कोई बारात आप जब उड़ रहे हैं तो नीचे से जा रही है, और कोई खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, हो सकता है आप केंद्रीय विद्यालय के ऊपर से उड़ रहे हो तो आप देखो कि ये केंद्रीय विद्यालय है मेरा। मेला, बाजार, चिकित्सालय यानी अगर हॉस्पिटल के ऊपर से आप जब उड़ रहे हो, चिड़ियाघर के ऊपर से, स्थानीय त्योहार आदि हो सकती है। शिक्षक बच्चों को इनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं। आप दूसरी जो है परिस्थितियों का भी यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। अब देखते हैं आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए, जब इन सभी के नाम अगर इंग्लिश में लिखने को कहेंगे तो सभी बच्चे जरूर लिख देंगे, लेकिन हिंदी में लिखने को कहेंगे तो बड़ा ही मुश्किल होगा। तो हम लोग सर्कल को हिंदी में कहते हैं घेरा, और स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, चौकोन भी कहा जाता है इसे, और रेक्टेंगल को हम लोग कहते हैं आयत, और ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं त्रिकोण। तो इस तरह से हमें इनके नाम लिखने हैं। अब देखते हैं आगे, भाषा की बात। एक, फिर में निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मिल से बना है, जिसका अर्थ होता है कोमल या कोमल अंगों वाला। जो बहुत ही सॉफ्ट होता है ना उसको सुकुमार कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो शाखा है वो बहुत ही कोमल शाखाएं थी, मतलब नई नई टहनियां निकली हुई थी।
आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि सु के साथ कुमार को जब जोड़ा जाए तो सुकुमार बनता है, जिसका अर्थ होता है कोमल अंगों वाला। अब यहाँ पर सु के साथ हम योग्य शब्द को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुयोग्य, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, जिसकी अच्छी योग्यता वाला है उसको कहेंगे सुयोग्य। अब सु को हम यश के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा सुयश। सु के साथ होता है अच्छा नाम, अच्छी प्रसिद्धि वाला व्यक्तित्व होता है, उसे सुयश कहते हैं। अब यहाँ आता है सु। देखो यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है सुकर्म, तो यहाँ पर सु तो यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, कर्म को हम यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा कर्म। सुकर्म मतलब होता है अच्छे कर्म, अच्छे काम। सुवास, तो इसको यहाँ पर हम साथ में लिखेंगे सुवास। सुवास का अर्थ होता है सुगंध, अच्छी खुशबू जो होती है उसे हम सुवास कहते हैं। यहाँ पर लिखा है सु और यहाँ पर पूरा शब्द लिखा है सुदर्शन, तो दर्शन को हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा सुदर्शन। अब यहाँ पर लिखेंगे सरलता से देखा जाने योग्य, किसी भी चीज को हम सरलता से जब देखते हैं तो उसे कहते हैं सुदर्शन। इसी तरह से हम लिखेंगे। दो, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। इन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ रखते हैं। अर्थात हमें यहाँ पर जो ये रेखांकित शब्द है, जैसे ये सूखा है, ये पास है, ये गया है, ये बड़ा, ये रेखांकित शब्द है, और हमें इन यहाँ पर जो खाली जगह हमें दी गई है, रिक्त स्थान जो हमें दिए गए उन रिक्त स्थान पर इसका जो है विपरीत अर्थ वाला यानी ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड लिखना है। तो सूखा का ऑपोजिट क्या होगा? गीला। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बे में डाले। दिल्ली मेरे घर से है लेकिन गुवाहाटी पास है, तो पास का विपरीत अर्थ क्या होगा? पास का ऑपोजिट होगा दूर। दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास है। अनवर कब, रिक्त स्थान, और कब गया, गया का कब गया तो कब आया, अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कोई भी काम न तो बड़ा होता है और ना ही बड़े का विरोधी होता है छोटा, तो कोई काम न तो बड़ा होता है ना ही छोटा होता है। अब देखते हैं आगे। तीसरा, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दो लड़कियां दी गई है, उनका जो है संवाद यानी उनकी आपस में जो बातचीत हो रही है उसको पढ़ते हैं। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले। देखो इतने और जितने शब्द, तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? अब ये कह रही है कि जो तुम्हें जो है उतने पैसे नहीं मिल सकते, ठीक है ना? तो बोला कि तो कितने मिलेंगे? केवल 50 रुपये। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपये चाहिए। और सलमा कह रही है कि नहीं, मुझे राजू को जितने मिले हैं उतने ही चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, मतलब इतनी आसानी से इतने पैसे नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए अब हम इस स्लाइड को देखते हैं। इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्य में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने रुपये मिल जाएंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। देखिए इतना सा का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इतना सा का अर्थ होता है बहुत कम मात्रा दर्शाता है, यानी कि बहुत कम चीज जब आपको देनी हो किसी को तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा ही दूंगा। मैंने तो बस इतना सा काम किया था, यानी बहुत कम, यानी थोड़ा सा ही काम किया था। अब आता है उतना सा, किसी पूर्व कहीं बात या मात्रा के बराबर। तुमने जो उतना सा बताया उससे बात पूरी नहीं समझी। अब देखो आप किसी को थोड़ा सा ही देते हैं, है ना? पहले जो दिया गया है यानी उसके साथ अगर किसी चीज की कंपैरिजन करोगे तो तुमने उतना सा ही दिया था। कितना सा? जितना पहले दिया था। तब जो है उसी मात्रा के बराबर की जब कंपैरिजन होती है तब हम उतना सा का उपयोग करते। अब आता है जितना सा। जितनी मात्रा या सीमा की बात हो, यानी अगर किसी लिमिट की बात की जाती है या कुछ मात्रा जब डिसाइडेड होती है पहले से उसकी बात की जाती है तो जितनी या सीमा की बात की जा रही है तब जितना सा शब्द का प्रयोग करते हैं। राजू को जितना सा पैसा चाहिए उतना मिल गया, यानी जितना उसको चाहिए, जितनी मात्रा में उसको चाहिए था उतना उसको मिल चुका है। अब आता है कितना सा। मात्रा जानने की जिज्ञासा। अब देखो हम किसी को पूछेंगे कि तुम्हें कितना सा चाहिए, यानी मतलब कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए।
इतने काम के लिए कितना सा समय लगेगा, यानी अगर कोई काम छोटा हो उसको करने के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको करने के लिए कितना सा समय लगने वाला है। तो इस तरह से हम इन सारे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, पाठ से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम दिए गए और हमें पता करना है कि ये लोग क्या खाते हैं। चलिए बाज की बात करते हैं। बाज जो होता है, जैसे चूहे, खरगोश और गिलहरी को खाते हैं। हंस जलीय पौधे, यानी जो प्लांट्स पानी में उगते हैं, है ना, जिसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, जलीय पौधों, फलों के बीजों, घास और कभी कभी कीड़े भी खाते हैं। तोता, तोता क्या खाता है? हम सबको पता है तोता मिर्च खाता है, यानी सब्जी, बीज, फल, सब्जियां तोता खाता है। यहाँ पर जो है हम चंद्रबिंदी बना देंगे, सब्जियां। अब देखते हैं बगुला। बगुला मुख्य रूप से जलीय जीव, यानी पानी में रहने वाले जो जीव है उनको खाता है। यहाँ पर हम लोग चलो पेन से ही इसको बना देंगे, है ना, चंद्रबिंदी बना देंगे, ये वाला। चलो बना दिया चंद्रबिंदी। फिर से हम अपना लेजर ले लेंगे। कबूतर, कबूतर क्या खाता है? बीज, अनाज और कभी कभी कीड़े भी खाते हैं। उल्लू, उल्लू क्या खाता है? चूहे, छछूंदर और कीड़े खाते हैं। अब देखते हैं कलाकारी। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है। देखो आप में से भी मतलब इतने सारे बच्चे हैं, तो किसी को चित्र बनाना अच्छा लगता होगा, किसी को गाना और किसी को नृत्य करना अच्छा लगता होगा। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। है देखिए ये जो छोटा पक्षी पक्षी जो है, शिशु पक्षी, शिशु यानी क्या होता है? बालक, है ना। ये जो है ये हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर जब बैठता है और उसके बाद जो है वो नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता है, ये सब बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। चलिए आपको भी एक चित्र बनाना है कि कोई पक्षी जो है नीले आकाश में उड़ रहा है। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं। आपको चित्र अपने हाथ में पकड़कर एक डांस करना है। आप चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं या तो सामूहिक यानी कोई ग्रुप में भी कर सकते हैं, या अपने मनभावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। भाव नृत्य को जिसको हम लोग कहेंगे एक्शन सॉन्ग कहेंगे, है ना, वो भी आप कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। जब सारे विद्यार्थी ऐसे चित्र बना लेंगे तो हमारा जो विद्यालय का कॉरिडोर होता है, गलियारा होता है, वहां पर इसकी प्रदर्शनी लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अभिभावकों, शिक्षकों, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। अब देखो ये गीत आपको खोजना है, ठीक है ना। आप किसकी मदद ले सकते हैं? अभिभावक यानी अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और फ्रेंड की सहायता ले सकते हैं। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, तितली एक, अनेक तितलियां, एक गिलहरी अनेक गिलहरिया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ना तो एक और अनेक की बात हुई है। यहाँ पर सूरज एक है, चंद्रा एक है, जबकि तारे क्या है? एक से ज्यादा है, यानी अनेक है। यहाँ पर एक तितली है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जब होती है, एक से ज्यादा होती है तो उनको तितलियां कहते हैं। यहाँ पर गिलहरी एक है और एक से ज्यादा गिलहरी होने पर उसको अनेक गिलहरियां कहते हैं। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, इस तरह से जो है उसका बहुवचन होता है। अब देखते हैं आनंदमयी गतिविधि। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। चलिए पहले तो हम जो है पक्षियों के नाम खोजते हैं। जैसे यहाँ पर एक पक्षी का नाम लिखा है नीलकंठ। चलिए दूसरे पक्षी का नाम देखते हैं हम। ये रहा मैना, फिर बतख जो पानी में होती है, फिर तीतर, कबूतर, चील, गोरैया, बुलबुल, सारस और बाज। बाज यहां भी बनता है। हाँ, इस तरह से हमने इतने पक्षियों के नाम लिखे। चलिए उनके नाम भी यहाँ पर हम लिख देते। नीलकंठ, तीतर, मैना, बतख,
कबूतर, चील, गोरैया, बुलबुल, सारस और बाज। इस तरह से हमें इनके नाम लिखने हैं। अब देखते हैं आगे। दूसरा, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाए। देखिए, अब ये जो है चिरपिंग ऑफ बर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, जो कलरव उनकी सुनाई देती है बर्ड्स की, वैसे ही हमको भी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा जो है ची ची कर रहा है। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखे। देखिए, अपनी हथेलियों को अपने होठों पर रखना है। सभी मिलकर ची ची की ध्वनि निकाले। आपको सभी को अभी नहीं निकालना है, रुकिए थोड़ी देर, अंत में जब मैं कहूंगा तब आपको निकालना है। आपको लगेगा कि आपकी पेड़ की शाखाओं पर से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं, और जब हम इस तरह से आवाजें निकालेंगे तो हमको लगेगा कि हम ही इस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। चलिए अब आप सभी एक साथ जो है पक्षियों की आवाज निकालना है। चलिए निकालिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं, पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। रुचिकर मतलब अगर पक्षियों की आवाज निकालना और सुनना दोनों बहुत ही अच्छा लगता है। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकाले और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, कोई तोता की आवाज निकाल सकता है, कोई गोरैया की आवाज निकाल सकता है ना, तो अलग अलग, कोई कबूतर की आवाज निकाल सकता है। तो जो है, जो बच्चे ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं, हम उनकी जो है तालियों तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। अब देखते हैं तीसरा, नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी। अब इसे हमें मिलान करना है। दी गई है ये पहेलियां, हम देख सकते हैं, तो इसका मिलान करना है। सबसे पहले, पंखों में नाखून हूं रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊं, उल्टा होकर के सो जाऊं। उल्टा होकर तो देखो चमगादड़ ही सोता है ना, और उसके पंखों में भी यहाँ पर नुकीले नाखून होते हैं। तो हम चमगादड़ के साथ इसको मैच करेंगे, इस डॉट के साथ मैच करेंगे। पत्तों जैसा उसका रंग, पत्तों जैसा तो इन चारों में से तो तोते का ही रंग है। कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। अब देखो, घरों में पाले जाने वाला तो यही है, तो तोता, उसके डॉट पर हम लोग इसको मिलान करेंगे। नीड नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। अब देखो, ये सबके दिलों को लुभाती है, इसकी आवाज बड़ी ही मधुर होती है। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझाता ऐसा जैसा सूरज उससे डरता। देखो, दिन भर तो सूरत नहीं दिखाता, तो उल्लू जो होता है वो रात के समय ही निकलता है। तो उसको इस तरह से हम लोग मिलान करेंगे। अब देखते हैं आगे। बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई है, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ पहेलियां दी है और हमें उत्तर देना है। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैली में तीन चार भरे। देखो, ऐसा परिवार पूरा हरा होता है और ये भी हरा होता है, और एक ही थैली में तीन चार भरे होते हैं, उसको बोलते हैं मटर। आपने मटर की सिंग देखी होगी तो आपको पता लगेगा कि मटर कैसा होता है। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। देखो, एक लाठी है, उसके भीतर मीठा पानी, तो गन्ना ही होता है ना। हाँ बिल्कुल, गन्ना जो है वो लाठी जैसा होता है और उसके अंदर मीठा पानी होता है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, ये तो हो गया मोर, क्योंकि मोर के जो मोर पंख होते हैं उस पर पैसा जैसा आकार बना हुआ रहता है। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। देखो, ये होता है अनार, क्योंकि लाल कलर की डिबिया होती है, जो अनार होता है उसकी किनारी जो है, उसकी बाहरी परत जो होती है वो लाल रंग की होती है, और पीले खाने अंदर होते हैं। अंदर जो है पीली पीली जो है स्किन जैसा होता है, और उसके अंदर जैसे मोती के दाने रखे हुए वैसा दिखता है। जाती हूं मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। तो यहाँ पर आएगा सड़क। सड़क हर जगह जाती है, यहाँ से दूसरे गांव भी जाती है, लेकिन वो वहां से हिलती नहीं है, वहीं पर रहती है। अब देखते हैं मती की उड़ान। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। अब हम मिलने वाले हैं भारत की जो पहली महिला पायलट थी जिन्होंने प्लेन उड़ाया था, उनका नाम है सरला ठकराल। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। इनका नाम क्या था?
मती, इनको प्यार से क्या कहा जाता था? मती। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यानी सरला ठकराल ने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में, है ना, पायलट का जो लाइसेंस होता है वो पा लिया था, और वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी, क्योंकि उससे पहले किसी भी भारतीय महिला ने जो है अपना जो है पायलट का लाइसेंस नहीं पाया हुआ था। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मॉथ नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। देखो, ऐसा वाला जो 2 सीट वाला विमान होता है, इसका नाम क्या है? जिप्सी मॉथ था। इसमें 2 सीटें ही होती है। उन्होंने लाहौर में ये विमान 1936 में उड़ाया था, और वो भी अकेले। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। देखिए, उस जमाने में साड़ी तो कौन पहनता था, है ना? तो साड़ी पहनकर उड़ाने वाली भी पहली महिला थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। देखो, आपको जब भी वायुयान यानी विमान का जो है लाइसेंस चाहिए, पायलट का लाइसेंस चाहिए, तो आपको जो है कम से कम 1000 घंटे की उड़ान जो है ना, उसका कठिन अभ्यास आपको करना होता है, तभी आपको वो लाइसेंस मिलता है। आइए हम देखते हैं सरला ठकराल की चित्र। आप देख सकते हैं सरला ठकराल की, और ये वो विमान है जिप्सी मॉथ जो उन्होंने उड़ाया था। विद्यार्थी मित्र, आपको जो है ये वीडियो देखकर जरूर ही आनंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।